अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। जी हाँ, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 3 है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 की बात करेंगे। और इससे पहले आप सभी को पता है हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पार्ट हो चुके हैं। जिसने कवर नहीं किया है तो पहले उनको भी कवर कर ले। और आज हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। और एज ऑलवेज सीधा शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। बहुत प्यारे-प्यारे से प्रश्न हैं। आप सभी लोग आंसर दे पाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ध्यान से पढ़ना है। और आप सभी ने आपको पता है कि ये मेंस की क्लास है, प्री क्वालीफाई किया है, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस में फिर ये ना बहुत लंबे-लंबे हो जाता है, पूरा बोर्ड उसी से भर जाता है क्वेश्चन से। इसी वजह से मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं डलवाई है। तो आशा करता हूँ कि उसका कोई ऐसा खास प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, आप चीज़ों को समझ पाएँगे। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राजकोषीय नीति जिसे कहा जाता है, इसका मतलब है कि वो राजकोष से संबंधित है। तो जो राजकोषीय नीति होती है सरकार की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समझिए जरा। राजकोषीय नीति में क्या-क्या आ जाएगा? अगर मैं ये कहूँ कि ये भारत सरकार है, तो राजकोष से संबंधित नीति में क्या आ जाएगा? राजकोष से संबंधित इसका मतलब है सरकार ने जितना भी खर्चा किया होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसे कहा जाएगा। सरकार के द्वारा जितना भी खर्चा किया गया है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चीज है, मतलब स्पेंडिंग लिमिट कह लो या जितना खर्चा किया गया है, उसको कह लीजिए, वो आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं वो सब भी आ जाएंगे। तो ये किस चीज को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि भाई साहब महंगाई पर सरकार किस तरीके से कंट्रोल करेगी, वही तो फिजिकल पॉलिसी से संबंधित हो जाएगा। तो जो ये राजकोषीय नीति हो गई या फिजिकल पॉलिसी हो गई, ये कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन को। तो आंसर ऐसा कुछ है क्या हमारा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स नहीं, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना क्या है इसका मकसद है? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जी हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई पर नियंत्रण कसना। सरकार की फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैसे कई चीजों को टारगेट करती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई पर नियंत्रण कसना। नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। अगर हम अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? निम्न में से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो इसके लिए तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में से जो बेहतर ऑप्शन होगा वही हमारा आपका आंसर होने वाला है। जीएसटी, भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कोई डायरेक्ट टैक्स है? मान लीजिए मैंने ये शर्ट खरीदी, तो क्या मैं वहां पर जो है सरकार के पास पहुंचा, ले भाई सब 300 रुपए बनते हैं, 300 में से मान लीजिए जो है 60 रुपए टैक्स हो गया। मैं क्या दौड़ दौड़ करके गया क्या, भाई तू 240 रुपए तू पकड़, सरकार का है, सरकार का है, प्रधानमंत्री को फोन लगाओ, इधर बुलाओ, जो है राष्ट्रपति तुम भी आ जाओ, पकड़ो ये दो जो है 60 रुपए, इसको देश के विकास के लिए खर्च करना। तो ऐसा तो हमने किया नहीं है। तो ये क्या होता है, बायर सेलर चलता रहता है, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सेम ऐसी एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? अब एक्साइज ड्यूटी जिन चीजों पर लगती है वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी हो गया। नेक्स्ट ऐसी कस्टम ड्यूटी हो गया। नेक्स्ट बात करें सेल्स टैक्स, तो ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, तो आपको पता है सालाना फिजिकल ईयर के बाद में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, और उसमें जितना भी आपका टैक्स बनता है, उस टैक्स को डायरेक्टली आप सरकार को फिल करते हो, है ना? करवाते हो ना सीए से कि भैया मेरी आईटीआर भर दे। तो ये आईटीआर क्या हो गया? यही आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म रेपो रेट? रेपो रेट तो मैंने आपको पहले भी समझाया है। क्या समझाया मैंने पहले आपको? कि ये देखिए, ये भारत है और भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इन लोगों को पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है, और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अगर लोन पर लेना है तो फिर किससे ले लेंगे?
पहले के समय पे तो जो सेठ वगैरह होते थे उनसे ही लिया जाता था, लेकिन वो सेठ क्या करते थे, हाँ, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे, आपकी जमीन को कब्जा लेते थे, ऐसी सारी चीजें होती थी। तो यहाँ पर जो बैंकिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो भारत में फिर बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, है ना, जैसे कि बैंक ऑफ इलाहाबाद हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इलाहाबाद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये बहुत सारे बैंक हैं जो लोगों को लोन देने का काम करते हैं, या लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से उधार पैसा लेते हैं। तो सबके लिए इस सेक्टर को थामे रखा है। लेकिन जैसे ये सारे बैंक लोगों से पैसे का लेन-देन करते हैं, वैसे ही इन ये जो बैंक है ना, ये भी अपना खाता कहीं खोल के रखते हैं। जैसे हम लोग अपना खाता बैंक में रखते हैं, वैसे ये सारे बैंक भी अपना खाता कहीं न कहीं पर रखते हैं। और ये सारे बैंक जहाँ पर अपना खाता रखते हैं, वो एक ही बैंक है, और उस बैंक को क्या कहते हैं? उस बैंक को प्यारे साथियों आरबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीआई कहा जाता है। और वो जो आरबीआई है, वो जो आरबीआई है, अब सुनना ज़रा। सबसे पहली चीज तो एक आती है कि ये जितने भी बैंक हैं, ये कुछ ना कुछ पैसा अवश्य आरबीआई में रखेंगे, जिसको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाएगा। इसको, ये जितने भी बैंक हैं, ये सारे के सारे बैंक, मतलब ऐसे बहुत सारे बैंक हो गए हैं ना, जैसे एक्सिस बैंक वगैरह, तो ये सारे बैंक कुछ ना कुछ पैसा आरबीआई में रखेंगे, जिसको सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो कहा जाएगा, सीआरआर कहा जाएगा। तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया। तो कुछ ना कुछ पैसा जो यहाँ पर रखते हैं ये, उसको सीआरआर कहा जाता है। दूसरी चीज, इन बैंकों को जब कभी भी जरूरत लगती है, इन बैंकों को जब कभी भी जरूरत लगती है कि पैसे की कमी आ रही है, तो मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को पैसा चाहिए, तो ये आरबीआई से उधार पैसा ले सकता है। क्या है? मान लीजिए इनमें से किसी भी बैंक को कुछ पैसा चाहिए उधार में, तो ये किससे पैसा, जैसे हम बैंक से उधार पैसा लेते हैं, वैसे ये बैंक क्या कर सकते हैं, ये आरबीआई से उधार पैसा ले सकते हैं। और उधार पैसा जिस इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, जिस इंटरेस्ट रेट पर ये उधार पैसा लेंगे, उसी को आपका, ये कौन सा है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेपो रेट कहा जाएगा। और अगर आरबीआई को जरूरत पड़ी, उसके पास पैसे की कमी आई, तो वो इनमें से किसी भी बैंक से पैसा ले सकता है, और जैसे ही पैसा लेगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो रेपो रेट क्या है? जो ये बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से, और रिवर्स क्या है? जब आरबीआई इनसे पैसा ले रहा है, तो ये बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। इसको जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। तो आपसे यही पूछा है कि रेपो रेट क्या है? प्यारे साथियों, बता दो आंसर। जब ये बैंक पैसा उधार लेते हैं आरबीआई से, वही रेपो रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो जरा, इसमें से एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है, तो बात को समझो जरा। द रेट एट विच बैंक लेंड टू आरबीआई, क्या बैंक पैसा दे रही है आरबीआई को, या फिर द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, जो ये कमर्शियल बैंक है इनको आरबीआई पैसा देती है, तो इसका मतलब है जो कमर्शियल बैंक है इनको आरबीआई पैसा देती है। तो ये तो हो गया आरआर, ये तो क्या हो गया, रेपो रेट। और ऊपर वाला क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। तो जब बैंक पैसा देती है आरबीआई को, तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। सीआरआर क्या होता है, जब ये बैंक अपना कुछ डिपॉजिट रखती है आरबीआई में, उसी को सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारा उत्तर क्या हो गया, प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी। कौन सा वाला सेक्टर है? तीनों सेक्टर मैंने आपको करवाए थे, नहीं करवाए थे? कि भाई एक तो सबसे नीचे वाला जो सेक्टर है, इसको क्या कहेंगे, ये तो भैया प्राइमरी सेक्टर हो गया, है ना, प्राइमरी। बीच वाला क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और ऊपर वाला क्या है, टर्शरी सेक्टर हो गया। तो मैंने क्या क्या बताया था, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह है, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह है, जैसे कि फिशिंग वगैरह, माइनिंग हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की, या कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, ये कब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विसेज।
तो सबसे ज्यादा योगदान 50% से भी ज्यादा का कौन देता है इंडिया की जीडीपी में? तो जीडीपी में किसका योगदान रहता है प्यारे साथियों? इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो रहता है सर्विस सेक्टर का। आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का रहता है। तो इंडिया की जीडीपी में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन हो जाएगा? ये तो भैया आपका सर्विस सेक्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सर्विस सेक्टर हो जाएगा। तो इंडस्ट्री हो गई या मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और आपका जो एग्रीकल्चर है ये कौन सा है? ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। फिशिंग वगैरह सब इसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल क्या होता है? इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, और नन ऑफ द अबव। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे। अब देखो, मांग खींच मुद्रास्फीति क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, इसका मतलब क्या है? डिमांड को खींचा गया, डिमांड बढ़ी है। और डिमांड बढ़ी है का क्या मतलब है? जैसे मार्केट में क्या हो गया है, मान लीजिए पहले जो है दूध, एक आदमी एवरेजन मान लेते हैं कि एक शहर की बात करते हैं, तो एक आदमी एवरेजन 500 ग्राम दूध पीता है। 500 ग्राम एवरेजन मान लेते हैं, है ना? कहीं पर ये 150 ग्राम भी है, कहीं 100 ग्राम भी है, कहीं आदमी 1 लीटर भी पीता है, कहीं 1.5 लीटर भी पीता है, कहीं 2 लीटर भी पीता है। लेकिन डिमांड क्या है? कि डिमांड ये है कि 500 ग्राम दूध पर पर्सन पिया जाता है। किसी भी शहर का निकाला जाए तो पर पर्सन निकल करके आता है आपका जो है, मान लीजिए पॉवर्टी है जहां पर, तो वहां पर बिल्कुल ही नहीं लिया जाता। आधी किलो में 10 लोग भी जो है काम चलाते हैं। कहीं कहीं पर जो है 5 लोगों के लिए भी 5 किलो आता है, 5 लोगों के लिए 10 किलो भी आता है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन हमने एवरेज जब निकाला सबका, तो 500 ग्राम उस शहर का निकल करके आया। बट अब क्या है, दूध की खपत ज्यादा होने लगी, तो हमने दोबारा से एवरेज निकाला। और जब दोबारा से एवरेज निकाला, तो निकाला गया कि अब यहाँ पर हर आदमी 500 ग्राम दूध नहीं पी रहा है। हर आदमी क्या कर रहा है? 1 लीटर दूध पी रहा है। लीटर में नापेंगे, कोई बात नहीं। 1 लीटर दूध हर आदमी पी रहा है। अब क्या है, डिमांड बढ़ चुकी है दूध की। तो मार्केट में क्या है, जितना आ रहा था उतना आ रहा है, लेकिन अब क्या है, डिमांड ज्यादा आने लगी है। डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी वो चीज महंगी होती जाएगी। आपके यहाँ पर जैसे गांव वगैरह में आप देखते हो, गेहूं बेचने हैं, 2,000 रुपए क्विंटल चल रहे हैं। लेकिन जब बनिया बार बार आते हैं तो आप क्या कहते हो? हम नहीं दे रहे 2,000 में, हम 2100 में देंगे। वो 2100 में लेकर के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके आगे सप्लाई हो जाएंगे। जब आप 2100 में नहीं दोगे, वो दूसरा आएगा, वो कहेगा, आप वो आपसे डिमांड करेगा, आप कहोगे 2100 में नहीं भैया 2200 में दूंगा, वो 2200 में ले जाएगा। जिसके 2200 बिक गए, तो सामने वाला और कोशिश करता है कि आप तो मेरे 2300 में जाएंगे। इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो महंगाई आई है, डिमांड बढ़ेगी तो भैया महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन, फिर वो जो भी मटेरियल है वो भी महंगा होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा। मान लीजिए कि 10 पैकेट दूध है, मान लेते हैं कि एक दुकान में 10 पैकेट दूध है, और खरीदार अगर 8 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बचेगा, जिस रेट पे दे रहा है वो देगी। लेकिन 10 पैकेट दूध है, खरीदार खड़े हैं 100, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? भाई मेरे पास जो दूध है ना, 10 पैकेट है, मैं दूंगा इसको 50 रुपए का पैकेट, जिसको चाहिए ले जाओ, नहीं चाहिए तो भैया रहने दो। इससे क्या होगा? क्योंकि डिमांड बढ़ी, तो इस वजह से इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ी। तो इस चीज को समझो जरा, ये मैं आसान एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसी को किसी भी कंटेस्ट में आप कंपेयर कर सकते हो। तो इन्फ्लेशन आया है किस वजह से? ड्यू टू एक्सेस डिमांड, डिमांड एक्सेस हुई है। इंक्रीज प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड एक्सेस हुई है यहाँ पर। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ओवर सप्लाई। तो सप्लाई वहीं की वहीं है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से महंगाई आई है। अच्छा, दूसरी चीज, महंगाई और किस वजह से आ सकती थी? मान लीजिए कि एक शहर में टोटल 100 लीटर दूध की खपत हो रही है। टोटल 100 लीटर दूध की खपत हो रही है, ठीक है। एक शहर में 100 लीटर दूध की खपत हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ? दूध कितना आने लग गया? 100 की बजाय दूध 80 लीटर आने लग गया। लेकिन खरीद पहले कितने लोग खरीद रहे थे? 100 लोग खरीद रहे थे। अब भी कितने लोग खरीद रहे हैं? खरीदने वाले 100 ही लोग हैं। लेकिन दूध कितना आ रहा है पीछे से? अब क्या हो गया? सप्लाई कम हो गई। दो तरीके से इन्फ्लेशन आता है, या तो डिमांड बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन आएगा, या फिर सप्लाई कम हो जाए। अगर सप्लाई कम हो गई, फिर क्या होगा? सप्लाई कम हो गई है तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, लोग कहेंगे 40 छोड़ तू 45 में दे मुझे, छोड़ तू 50 में दे मुझे। तो यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ जाए तो भी महंगाई बढ़ती है, जब सप्लाई कम हो जाए तभी महंगाई बढ़ती है। एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। पहले मार्केट में 100 लीटर दूध आ रहा था। पहले मार्केट में 100 लीटर दूध आ रहा था, 100 लोग थे खरीदने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, मामला ऐसे ही चल रहा है।
यहाँ पर क्या हुआ था, सप्लाई कम हुई थी। अगर मैं सप्लाई को बढ़ा दूं, अब 100 की जगह मार्केट में मैं ऐसा कहने लगूं कि 100 की बजाय अब आने लगा है 130 लीटर दूध, लेकिन खरीदने वाले लोग क्या हैं, खरीदने वाले लोग 100 ही हैं। तो फिर क्या होगा, फिर भैया दूध कोई कहेगा ये भैया 70 रुपए लीटर है, 70 छोड़ तू 68 दे जा, ले जा यार, इसको खराब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर डिफ्लेशन होगा, महंगाई कम होगी। अगर आपका जो है चीजें ज्यादा होने लगी, डिमांड कम हो गई, तो डिमांड कम होने पर महंगाई कम होगी। समझो जरा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो सप्लाई ज्यादा हो जाए या फिर डिमांड कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन कम होगा। और डिमांड बढ़ जाए या फिर जो है सप्लाई कम हो जाए, डिमांड सप्लाई अपोजिट चलता है। अगर डिमांड बढ़ गई तो महंगाई, सप्लाई कम हो गई तो महंगाई, सप्लाई बढ़ गई तो डिफ्लेशन, और डिमांड घट गई तो भी डिफ्लेशन। ऐसे करके इसको बनाया गया। आंसर क्या हो गया, बॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग लोन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल भैया, जो भी आपका डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल करता है। इसके अलावा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, बिल्कुल करता है भैया। इसके अलावा रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी हटाना इसका काम है, बिल्कुल है भैया। प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं है इसका। तो मॉनेटरी, ये जिसको हम बात करें वर्ल्ड बैंक, जिसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसके हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिले, इसके हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिले। तो जहां वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक इससे कहा जाता है। तो गरीबी दूर करने के लिए भी ये काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं, तो उनको लोन देने का काम, उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करता है, और डेवलपिंग कंट्रीज को लोन भी ये देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है, इन विच ईयर वॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, आप सभी को पता होगा, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, इस दिन जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। खैर, तोड़ने वाले हर तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो मैंडेटरी कर दिया गया हर बिल के लिए। एक और इसमें प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई, मतलब ये चीज जो है, प्रॉब्लम आई बिजनेसमैन को, जीएसटी क्योंकि देना ही पड़ेगा। अब समस्या क्या थी, पहले आदमी क्या करता था, जैसे मान लीजिए फर्म नंबर ए है, और इसको सप्लाई करनी है यहाँ पर बी को। ये क्या है, बी कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, बी कोई दूसरी फर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है, ये मान लीजिए फर्म नंबर बी है। अब यहाँ से ए से सप्लाई जानी है बी को, तो पहले ये लोग कैसे करते थे कि यहाँ पर इसकी बिल बुक है, तो बिल बुक में से, जैसे मान लीजिए इसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर तो समझते हो ना आप, जो बिल नंबर है वो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बिल नंबर चलता है। तो बिल नंबर चल रहा है इसका 107, 107 कट चुके हैं, तो ये क्या करते थे, 108 नंबर का बिल बनाते थे। बिल बनाया, क्योंकि हर बिल पे भैया टैक्स देना पड़ेगा ना आपको, सरकार को, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 1 लाख रुपए की चीज है, 1 लाख रुपए की चीज है, मान लीजिए उस पर 18,000 रुपए टैक्स लग जाएगा, ये टोटल कितने की, ये क्या लग गया, ये टैक्स लग गया। तो ये 1.18 लाख रुपीस की हो गई। तो भैया ये वाला आदमी को कितने देने पड़ेंगे, 1.18 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। लेकिन ये कह रहा भैया मैं टैक्स देना नहीं चाहता, तो भैया बिना टैक्स के ही मुझे दे दो, और बिना टैक्स के दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आपस में बीच का रास्ता निकाल लेते थे कि कुछ तू बचा और कुछ मैं बचाऊं, ना तू टैक्स दे सरकार को, ना ये टैक्स देगा। इससे ये लेगा अगर इतने का टैक्स, तो इसको भी भरना पड़ेगा अपने पीछे वाले का टैक्स, है ना। तो समस्या इस बात की थी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जैसे 108 नंबर का बिल बनाया, इस चीज को अगर आप लोग समझ गए ना, तो ये कई जगह कई सारे क्वेश्चंस में बड़ा आसान कर देती है। तो 107 नंबर के बिल काट रखे हैं इसने जीएसटी के साथ, वो उसके टैक्स के साथ में। अब 108 नंबर का बिल बनाया और इसने सामान को भेज भेज दिया। अगर यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, अगर यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया, तो भैया ये बताएंगे कि हाँ जी ऐसे ऐसे पुलिस ने पकड़ लिया है, ये उसी बिल को, ये क्या करेंगे, उसी बिल को, एक सेकंड, अगर पुलिस ने पकड़ी है, ये उसी बिल को यहाँ पर बिल नंबर 100, आ गया, बिल नंबर 108 जो ओरिजिनल बुक है, दो बुक बना के रखते थे ये, दो पहले, एक ओरिजिनल वाली और एक डुप्लीकेट वाली। तो जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, ये ओरिजिनल वाली 108 में उसको चढ़ा देंगे, फिर बेशक से पुलिस आकर के वेरीफाई कर ले या कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो जीएसटी भर देंगे। और अगर रास्ते में पुलिस ने नहीं पकड़ा, रास्ते में नहीं पकड़ा गया, तो फिर क्या होगा, वो सामान वहां पर पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद वो व्यक्ति उस बिल को वहां से फाड़ के फेंक देगा, ये व्यक्ति उस बिल को यहाँ से फाड़ के फेंक देगा।
और फाड़ के फेंक देगा, तो बीच में से ये जो 18,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये वाला, इसको आप गायब कर दीजिए। और ये सामान लेन देन इनका 1 लाख रुपए में हो गया। और जो जिस 1 लाख रुपए के ऊपर सरकार को टैक्स मिलना चाहिए था, वो टैक्स भरा ही नहीं गया। तो ऐसे करके पहले बिजनेसमैन टैक्स नहीं भरते थे। बट अब समस्या क्या है? अब समस्या मेरे प्यारे साथियों ये है, आपको यहाँ पे एक तो बिल जनरेट करना पड़ेगा, फिर भी आजकल भी लोग कर लेते हैं। अब ये है कि ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, अब 50,000 से कम का है, अगर 50,000 से कम का है तब तो ये वाला काम आज भी कर सकते हो। बिल बना करके तुम दे दो उसको, अगर पकड़ा गया तो चढ़ा लेना, नहीं पकड़ा गया तो वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से सामान 51,000 का भी है, तो आपका जो बिल जनरेट होगा वो होगा ऑनलाइन। और अगर प्यारे बच्चों ऑनलाइन बिल बिल जनरेट होगा, उसको बोलते हैं ई-वे, इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है ना? ई-वे बिल बोला जाता है। ई-वे बिल ऑनलाइन जनरेट होगा, है ना? आपका पोर्टल पर जाकर के, और जब पोर्टल पर जाकर के ई-वे बिल जनरेट होगा, तो आप इसको बैक डेट में जाके डिलीट नहीं कर सकते। एक बार जनरेट हो गया तो हो गया। क्या कहा मैंने? एक बार जनरेट हो गया तो हो गया। आप इसको बैक डेट में जाकर के डिलीट नहीं कर सकते। इस वजह से, और जनरेट हो गया तो फिर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। और जनरेट हो गया तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। और जब टैक्स भरना ही पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर समस्या आ रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो जीएसटी लागू हुआ, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को, लिखो। चलिए भैया, आगे बात समझ में? तो ऐसे करके कहानी होती है। तो अब आप जैसे ई-वे बिल जनरेट कर दोगे, तो उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो फिर वो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, वो 18,000 रुपए वाला। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल से दिया। अब सोचो ना कितने ट्रांज़ैक्शन होते थे। महीने में तुम 50-50 लाख रुपए का, 50-50 लाख रुपए का, 1-1 करोड़ रुपए का, मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपए का जो है इधर-उधर हो गया, तो वो क्या होगा? या 50 लाख का ही हो गया, चलो 50 लाख का भी हो गया, तो 9 लाख रुपए टैक्स बनता है 50 लाख के ऊपर। 9 लाख रुपए आपने सरकार को नहीं दिए, वरना 9 लाख रुपए सरकार को देने पड़ते, बट अब देने पड़ेंगे जैसे ही 50,000 से ऊपर का बिल जाएगा। तो ये कहते हैं इसको कहानी। अब बिजनेसमैन बड़े परेशान हुए थे, आपने देखा होगा, है ना? जीएसटी की बड़ी निंदा करी थी, क्योंकि यहाँ पर ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया 2016। अगला देखिए प्यारे साथियों, अगला है, व्हाट डज द टर्म स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन मींस क्या होता है? ठहराव मुद्रास्फीति क्या होती है? ठहराव मुद्रास्फीति। ठहराव है, लेकिन इन्फ्लेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, ठहराव मुद्रास्फीति उसे कहा जाता है जब महंगाई भी आ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। क्या कहा? कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका पीक लेवल पर जा रहा है और महंगाई भी पीक लेवल पर जा रही है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है? कि महंगाई महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, प्यारे साथियों, महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ बढ़ी रही। क्या कहा मैंने? कि महंगाई और बेरोजगारी अगर एक साथ बढ़ रही हैं, साइमल्टेनियसली बढ़ रही हैं, तो इसी को आपका स्टैगफ्लेशन कहा जाता है ना? इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जब महंगाई भी बढ़ रही है और उसी समय पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई भी उच्च स्तर पर और बेरोजगारी भी उच्च स्तर पर एक साथ साइमल्टेनियसली जब होती हैं, इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला। अगला क्या है? प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस? निम्न में से पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस जैसे कि पब्लिक गुड्स मैंने क्या कहा था, या पब्लिक प्रॉपर्टी किसे कहा था? जैसे रोड हो गया, है ना? पब्लिक प्लेसेस किसे कहा था? पब्लिक प्लेसेस समझो जरा, अब आपको फिर ध्यान से अच्छे से समझ आएगा। पब्लिक प्लेसेस क्या है? पब्लिक प्लेसेस वो हैं प्यारे साथियों, जैसे कि रोड हो गया,
हम बात करते हैं ना, जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब पब्लिक प्लेसेस पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है, तो पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं? पब्लिक प्लेसेस ये हैं कि जैसे रोड हो गया, जैसे कि आपका गार्डन हो गया, जैसे कि आपका आपका क्या कहूँ, रोड हो गया, गार्डन हो गया, जैसे कि आपका हॉस्पिटल वगैरह हो गया, इनको पब्लिक प्लेसेस कहा जाता है जहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक फाइनेंस, मैंने आपको एक और आर्टिकल करवाया था, जैसे कि आर्टिकल 39, जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल आता है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, कहीं से पेट्रोल निकला, तो उसको सरकार क्या करती है, जनता को ही बेच देती है, और उससे आए हुए पैसे से सरकार क्या करती है, उससे आए हुए पैसे से सरकार रोड बना देती है, सरकार गार्डन बना देती है, सरकार हॉस्पिटल बना देती है, सरकार डिफेंस के लिए हथियार खरीद लेती है, उन हथियारों से पूरे देश की रक्षा हो रही है। उस रोड पे कोई भी चल सकता है, उस हॉस्पिटल में कोई भी इलाज करा सकता है, तो वो सबके लिए एक साथ काम किया गया, तो वो क्या है, पब्लिक के लिए पैसा खर्च किया गया। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि पब्लिक फाइनेंस कौन सा है जो सारी पब्लिक के लिए एक साथ हो? तो निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक वित्त का हिस्सा माना जाएगा, सब लोगों ने एक साथ खर्च किया हो? तो भैया कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा क्या, कंपनीज को होने वाला प्रॉफिट? नहीं भैया, इससे क्या लेना देना। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, हर बैंक के अपने अपने अलग अलग हैं, तो फिर इसकी क्या बात कर रहे हो? पर्सनल लोन लोगे, क्या इसको पब्लिक फाइनेंस माना जाएगा? पर्सनल लोन आप अपनी इच्छा से ले रहे हो, ये हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जहां जहां पर खर्चा कर रही है, तो वो तो सबके लिए है, तो इसीलिए इसको पब्लिक फाइनेंस माना जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ही आपका पब्लिक फाइनेंस माना जाएगा। चलिए भाई, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स? वैट की अगर हम बात करें, प्यारे साथियों, वैट को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहली बात तो कब किया गया था, ये देख लो। ये जो वैट है ना, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। क्या कहा? ये जो वैट है ना, इस वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2005 को। और जब 1 अप्रैल 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी कमेटी के द्वारा? चेल्लिया कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? चेल्लिया कमेटी। ये कमेटी तो खैर काफी पहले बनी थी, जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी 1990 के दशक में, 91-93 के बीच में। तो ये चेल्लिया कमेटी जो है, इसने रिकमेंड किया था वेट के लिए, और वेट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? वेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला है प्रश्न संख्या 11। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? मेक मतलब बनाना है, इन माने भारत में, इन माने मैं, और इंडिया माने भारत, तो भारत में बनाना है। क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका एक उद्देश्य यही तो है, आत्मनिर्भर। और भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब चीजों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होगा। और चीजों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होगा, तो मेक इन इंडिया, इसको भारत में ही बनाओ, भारत से मंगाने, भारत के बाहर से मंगाने की बजाय, भारत के बाहर से मंगाने की बजाय भारत के अंदर ही बनाओ, तो यही तो होगा मेक इन इंडिया। अब देखो जरा, एनकरेजिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट को एनकरेज करना है, मतलब भारत से बाहर, भारत में बाहर से मंगाने वाली चीजों को बढ़ावा देना है? नहीं 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 नहीं। रिड्यूस इन्फ्लेशन, अरे मेक इन इंडिया से महंगाई कैसे कम होगी? तो इसमें कह सकते हैं ना कि जरूर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी किसी भी सामान की, क्योंकि वो भारत के अंदर ही बनेगा तो। लेकिन इससे इसका मकसद मेक इन इंडिया का ये नहीं है कि महंगाई को कम करने के लिए मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज, हाँ सस्ता पड़ेगा जरूर, और फायदेमंद तो है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। उससे बेनिफिट तो होगा ये, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं। समझ रहे हो आप बात को? जैसे मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरे ए जगह से आपको काम है, ए जगह से आप बी जगह तक जा रहे हो, तो रास्ते में आपको चीजें दिखाई देंगी, जी हाँ बिल्कुल दिखाई देंगी। कोई एक स्टेटमेंट देता है कि अगर आप ए से लेकर के बी के बीच में जाते हो, तो यहाँ पर पड़ने वाला, जो यहाँ पर एक थ्योरा मॉल पड़ता है, वो थ्योरा मॉल आपको दिखाई देगा। हाँ भैया बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन क्या आपके ए से लेके बी के बीच जाने का मकसद थ्योरा मॉल को देखना है? नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बी पॉइंट पर आपको पहुंचना है, आपका मेन मकसद वो है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन इस दौरान
चीज़ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आपको दिखाई देगा। तो वैसे ही है कि इससे अगर आप बाहर से चीज़ें मँगाते हो तो महँगी पड़ेंगी, लेकिन अगर भारत में मँगाते हो सकता है कि कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, जैसे मिसाइल्स हो गई या कुछ भी हो गई। आप ड्रोन्स बना रहे हो, आप स्पेस के लिए जो है सैटेलाइट्स बना रहे हो, कुछ भी हो गया। तो उन चीज़ों में आपका फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्वालिटी बेस्ड हम बनाएँगे। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बूस्ट करना, इसका मेन मकसद हो जाता है। समझ गए आप बात को? ऑप्शन नंबर ब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं हम सीधा-सीधा आंसर भी तो कर सकते हैं कि देखो, मेक इन इंडिया का मतलब है बनाना, बनाना का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना। हम ये भी तो आंसर कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर निकालना नहीं है। आंसर तो मैं यहाँ लिख-लिख के दे दूँगा कि ये रहे आंसर, लो इनको पढ़ लो। हमारा मकसद है कि मान लीजिए अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देता है, तो फिर आप आंसर कैसे करोगे? तो वो सोचना, तो भाई सोच-सोच करके आंसर कैसे निकाला जाए? हर चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे ना, हर चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, बट सोच करके आंसर निकालेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उठा करके आप उसको कैसे समझ सकते हो? आप सीधा-सीधा इस क्वेश्चन को लो, सीधे-सीधे इस क्वेश्चन को गूगल पे डालो, और अगर सीधे-सीधे इस क्वेश्चन को गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई साहब इस साल आया था ये, है ना? और आजकल तो भैया एआई के इतने वर्जन हैं, तुम कहीं से भी कुछ भी पता कर सकते हो। आपके लिए सारा काम कर कर के दे देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी रोल आएगा। और जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांजिशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होता है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, उसमें ट्रांजिशन होता है, इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट को हम दोनों को ही ध्यान में रखते हैं। तो इसी वजह से अगर भारत के अंदर कोई भी निवेश करता है तो उसी को एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई क्या कैसे कहा जाता है? अगर भारत के बाहर का कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री भारत में आकर के निवेश करती है, तो उसी को एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज की मुद्रा भी हैं, तो उसी प्रकार से जब अगर कोई निवेश करने के लिए आता है, तो यहाँ पर करेंसी का भी ट्रांजिशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी को एफडीआई बोला जाता है, और एफडीआई की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। बाकी तो इसको डिटेल में तो फिर वही है, थ्योरी में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर आप फंस जाओगे, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। और वरना तो आप देखो, सोचो समझो और इसका आंसर निकालो। क्योंकि अभी तक हमने कैसा देखा है, अभी तक हमने ऐसा देखा है, मैं बता दूं, आपने आंसर निकाल लो आप, फिर मैं बताता हूँ आपके पास। और 10 सेकंड का समय देते हैं हम आपको, और मैं आशा करूंगा कि आप सही उत्तर दें। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को। होता क्या है, जैसे मोनोपोली आपने कई बार पढ़ी होगी। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनो माने सिंगल, मोनो माने सिंगल, और पॉली माने अधिकार। अगर एक ही पर्सन का, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, एक ही कंपनी का अधिकार होता है तो उसी को मोनोपोली कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ब्रिटेन की वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी के पास मोनोपोली थी, सिर्फ भारत में वही व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन से कोई और कंपनी या कोई और व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। तो मोनोपोली का मतलब है व्यापार करने का उसके पास अधिकार था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कोई और व्यापार नहीं कर रहा था, अलग-अलग देश के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो उस देश से मोनोपोली थी, इसका मतलब है ब्रिटेन का कोई व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ पर आते हैं और ये कहता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्यारे बच्चों, आप गलती क्या करते हो, खास करके जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, या जिनके सामने से क्वेश्चन आया है, तो उन्होंने तो वो पढ़ लिया होगा। हो सकता है समझ आया हो, ना समझ आया हो, लेकिन आंसर कर दिया होगा। लेकिन नए बच्चे क्या गलती करेंगे? मोनो माने सिंगल, और इसका मतलब क्या है? मोनोपोली का मतलब ये है कि सिंगल सेलर होगा, तो आंसर क्या कर देंगे? बॉय कर देंगे। प्यारे साथियों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। यहाँ पर कहना ये चाहता है कि सेलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूमरस सेलर्स हो सकते हैं। क्या है? न्यूमरस सेलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर नहीं होगा, होगा, न्यूमरस सेलर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। लेकिन वो जिन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, सेलर्स कह लो या कंपनीज कह लो, है ना, न्यूमरस कंपनीज हो जाएंगी।
न्यूमरस सेलर्स या न्यूमरस कंपनीज हो जाएंगी, लेकिन वो जिन प्रोडक्ट्स को बेचेंगी वो डिस्टिंक्ट होंगे, सब अपने अलग-अलग प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, ठीक है ना? तो सेलर्स तो बहुत सारे हो जाएँगे, सिंगल सेलर नहीं होगा। सेलर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अलग-अलग जो है प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे। तो सेलर्स तो बहुत सारे होंगे, बट प्रोडक्ट अलग-अलग होंगे उनके। तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स को आपका डिस्टिंक्ट कंपनीज़ या सेलर्स के द्वारा बेचा जा रहा होगा। अब देखो ज़रा होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, होमो माने तो सेम हो जाएँगे, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होंगे? ना भैया। बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री करने के लिए बैरियर होंगे? ना भैया। सिंगल सेलर होगा? ना भैया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा? जी हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। सेलर्स हो सकते हैं बहुत, लेकिन प्रोडक्ट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या जाएगा प्यारे साथियों? आंसर जाएगा आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सी वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये वाली गलती नहीं करनी है आपको। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। Which of the following taxes is imposed on the supply of goods and services in India? तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगने वाला जो टैक्स है उसी को क्या कहते हैं? उसी को तो जीएसटी कहा जाता है। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही तो जीएसटी कहलाता है। नेक्स्ट बताओ फटाफट से, प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन देगा इसका आंसर। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? ग्लोबल वैश्विक मंच पर कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा इशू की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है? प्यारे बच्चों बता दो जरा फटाफट से, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, मैं आपको तब तक दो बातें बताता हूँ, आप बताओ। आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ के हेडक्वार्टर बताता हूं मैं आपको, और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर बताता हूँ। इन दोनों के ही हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। अगर यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क में। और अगर जो बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको कोलोन्जी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे, कोलोन्जी स्विट्जरलैंड में। इसके हेडक्वार्टर कोलोन्जी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट को आपका रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक से संबंधित, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाता है सही उत्तर। तो ये जो प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा प्यारे साथियों? इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर भैया आपका डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर भैया आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? भारत में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? एक ही बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब हुई थी इसकी स्थापना भैया? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सिंपल सा था, ये तो आप जानते ही थे। फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, ये भी आप जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। ये इसका आंसर हो गया। 18वें का आंसर बताओ। ये अच्छा प्रश्न है। 18वां, विच इकोनॉमिक थ्योरी, वो कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी है? वो कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी है? एडवोकेट्स बताती है, यहाँ ये नहीं है कि वकील को लाती है ना, बताती है। एडवोकेट्स इस तरफ लेके जाती है। एडवोकेट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि भैया गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है ये दर्शाती है। वो कौन सी थ्योरी है जो ये दर्शाती है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप टू मैनेज द इकोनॉमी, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को इकोनॉमी में मैनेज करने के लिए कौन सा आर्थिक सिद्धांत अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता है, इन द सेंस उसको शो करता है? तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए भैया क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केनीसियन इकोनॉमिक्स, मॉनेटेरियन मॉनेटेरिज्म इकोनॉमिक्स, या फिर मार्क्सिज्म। और सीधा आंसर भैया इसका तो कर लेते हैं हम। कौन सा? कौन सा? तो जब हम एक एक प्रकार के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये सारे ही आ जाते हैं उसमें, है ना? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे ही आ जाते हैं।
और फिलहाल हमारा जो आंसर होगा केनेसियन इकोनॉमिक्स सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कौन वकालत करता है या कौन ये इस चीज को शो करता दर्शाता है, कौन सी वाली इकोनॉमिक्स में ये शो होता है कि आर्थिक सिद्धांत अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, तो ये भैया केनेसियन इकोनॉमिक्स हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल इनकम, निम्न में से कौन सी चीज को इंडिया की नेशनल राष्ट्र आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंडियन कंपनीज अब्रॉड, भैया बाहर कमाया हो चाहे विदेश में कमाया हो चाहे विदेश में कमाया हो, ये तो इंक्लूड होगा। भैया चाहे आपने देश में कमाया हो चाहे विदेश में कमाया हो, चाहे एक पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये वाला तो इंक्लूड होगा ही। नेक्स्ट है वेजेस अर्नड बाय द इंडियन सिटीजन, भैया भारतीय नागरिकों ने जितनी चीजें कमाई वो भी तो होगा, है ना। इसके अलावा क्या है, ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन्स, काला धन को भी इंक्लूड किया जाएगा क्या है। ब्लैक मार्केट की अगर हम बात करें, आपका काला बाजार ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं, क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा, उस वो नहीं होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया, वो सब ये भैया जीडीपी में आता है ना, नेशनल इनकम में भारत की में आता है। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, निम्न में से कौन सा, यार टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी काफी बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप जो है कई सारे प्रकार के डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी के सारी देखते हो। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट भी है, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट भी है, बता दो फटाफट से। तो कौन सा वाला नहीं है प्यारे साथियों, इन्वॉल्वमेंट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, इन्वॉल्वमेंट्री एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो अगला वाला कौन सा है, अगला है प्यारे साथियों, विच टैक्स इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर, कौन सा टैक्स है जो प्रोग्रेसिव रहता है नेचर में, मतलब वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तो प्रोग्रेसिव कौन सा रहेगा, कौन सी चीज इनमें से बढ़ती रहेगी, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फिर सेल्स टैक्स हो गया। भैया ये कौन सा होगा प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स है ना, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आप टैक्स दोगे। तो जो ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, पहले मान लो 5% लगता है, स्लैब रेट होते हैं ना इसमें, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ये हो गया भैया आपका इनकम टैक्स। ये बता दो जरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट, ये देखो इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, ये नाम आपने इतनी बार सुना है, जिसके द्वारा इनविजिबल हैंड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये नाम आपने बहुत बार सुना है, बता दो फटाफट से। डेविड रिकार्डो है, मिल्टन फ्रीडमैन है, जॉन मेनार्ड केनीज है, या फिर एडम स्मिथ है। मैं कह रहा हूँ ये नाम आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। तो आंसर क्या बताओगे इसका, इनविजिबल हैंड की जो थ्योरी है वो किसने दी है, वो दी है भैया एडम स्मिथ ने, लिखो फटाफट से, किसने दी है, एडम स्मिथ ने। चलिए भाई नेक्स्ट। हाँ एडम स्मिथ ने, ये मार्केट का नेचर शो करता है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी सेक्टर है, और सेकेंडरी सेक्टर आपको धड़ से बता देना है कौन सी है। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर था, जैसे कि माइनिंग वगैरह, जैसे कि आपका फिशिंग वगैरह थी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग, क्या बताया सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई। टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज हो गई। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिंग माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो सीधा सीधा सेकेंडरी सेक्टर पूछा है तो मैंने आपको कई बार बताया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, ये सारा क्या है, ये भैया आपका सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज हैं, जिसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले वाले की तरफ, ये हो गया प्रश्न संख्या 23। अगला वाला प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द इकोनॉमिक टर्म फॉर द टोटल मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द
इकोनॉमिकल टर्म फॉर द टोटल मार्केट वैल्यू of all financial goods and services produced within the country's borders in a specific time period. आपसे कह रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ऐसा मान कर के चलिए एक साल के अंदर देश के अंदर जितने भी गुड्स बने, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब एक साल के अंदर, एक साल के अंदर देश के अंदर जितने भी गुड्स बने, देश के अंदर जितने भी गुड्स बने, उन गुड्स की जो वैल्यू होती है, उन गुड्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यही कह रहा है ना, किसी भी देश की सीमा के भीतर, किसी भी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में, एक फिक्स समय में, मान लीजिए एक साल में उत्पादित सभी वस्तु, जितने भी गुड्स बने और सेवाएं या गुड्स एंड सर्विसेज ले लो, इसमें सर्विसेज भी आ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होंगे, उनका कुल बाजार मूल्य निकाला जाए तो उसके लिए कुल बाजार मूल्य के लिए जो आर्थिक शब्द होगा वो क्या होगा भैया? यही तो जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। मेरे प्यारे साथियों, यही तो जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। जीडीपी क्या होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उन सभी का, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, उन सभी का जो टोटल वैल्यू है वही तो जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट देखो अगला। Which of the following sectors was the largest contributor to employment in India as per the recent statistics? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में रोजगार का सबसे बड़ा योगदान करता है? अब आप यहाँ पर क्या गलती करोगे? देखो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, और मैं बताता हूँ आप में से 90% बच्चे क्या गलती करने वाले हैं। सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर। तो आंसर क्या चला जाएगा? सर्विस सेक्टर। ऐसी वाली गलती करोगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको जो सर्विस सेक्टर बताया वो मैंने ये बताया था कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो मैंने आपको ये बताया था कि एक तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया भैया आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो गया भैया आपका टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हो गए। इसमें से सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? इसमें से मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर है। लेकिन किस चीज को लेकर के? मैं जीडीपी के मामले में बात कर रहा हूं। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो सर्विस सेक्टर का है, 50% से अधिक। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। लेकिन क्या आपसे ये ऐसा पूछ रहा है कि जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? नहीं। ये आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर में है। तो प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है? तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जो रोजगार है प्यारे साथियों वो एग्रीकल्चर में है। सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर में है। हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में रोजगार, भारत में जीडीपी की बात नहीं कर रहा, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा योगदान करता है? सबसे बड़ा योगदान रोजगार में किसने दे रखा है? वो एग्रीकल्चर ने दे रखा है। तो इसीलिए ऊपर एग्रीकल्चर जाएगा, न कि सर्विस सेक्टर जाएगा। इस चीज की गलती मत करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो। Which laws states that which law state that with other factors remaining constant, अगर सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, अन्य सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, as the price of a goods increases, लेकिन फिर भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारक स्थिर रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग की गई मात्रा घटती है? बताओ भाई, वो कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि विच अदर फैक्टर्स विद अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए और द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस, और किसी भी वस्तु के प्राइस बढ़ जाए? जैसे मान लीजिए मैगी है, खैर वो तो तुम कितनी भी महंगी हो जाए फिर भी खाओगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि मैगी है,
मैगी आ रही है 10 रुपए की। कितने रुपए की आ रही है? 10 रुपए की। तो सारी चीजें, वर्कर, लेबर, वेबर, सब कुछ सेम है। मैंने कहा, इसने कहा कि विद अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। मुझे नहीं पता इसका आंसर, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, लेकिन इसने क्या कहा कि गुड्स इंक्रीजेस, द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस। मैगी का प्राइस 10 रुपए से क्या हो गया? 20 रुपए हो गया। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि एक दिन में मैगी को खरीदने वाले लोग 100 लोग थे। एक दिन में मैगी को कितने लोग खरीद रहे थे? 100 लोग खरीद रहे थे। लेकिन प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे जियो हो गया, जियो का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों ने बीएसएनएल में भी स्विच किया, लोगों ने एयरटेल में भी स्विच किया। तो वो किस वजह से? क्योंकि तुमने प्राइस को बढ़ा दिया। फैक्टर्स सारे वही थे, वही सेम सिनेरियो चल रहा था, लेकिन क्या किया आपने? एकदम से जियो का प्राइस बढ़ा दिया। और जियो का प्राइस जैसे ही बढ़ा तो लोग स्विच करने लगे, लोगों की डिमांड जियो की थोड़ी सी कम हो गई मार्केट में। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए मैगी है, 10 रुपए की मिलती है, 100 लोग खरीदते हैं। अगर ये 20 रुपए की हो गई तो फिर 100 लोग नहीं खरीदेंगे, फिर कितने लोग खरीदेंगे? 80 लोग खरीदेंगे। ये क्या है? ये लोगों की डिमांड है, ये लोगों की डिमांड है। लोग पहले कितनी खरीद रहे थे तो इसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। तो पहले भैया 100 लोग खरीद रहे थे, 100 लोगों की डिमांड थी। लेकिन अब वो डिमांड क्या हो गई है? अब भैया वो डिमांड मात्र 80 लोगों की रह गई है। तो वो जो डिमांड है, वो डिमांड बढ़ी है। भैया सारे फैक्टर सेम है, कांस्टेंट हैं, और उसके बावजूद अगर यहाँ पर चीज महंगी होती है तो ये डिमांड बढ़ेगी या फिर ये डिमांड कम होगी? पहले 100 लोग खरीद रहे थे, अब 80 खरीद रहे हैं। इसका मतलब है डिमांड में कमी आई है, तो लॉस होगा डिमांड में। तो डिमांड में लॉस होगा। अब देख लो आंसर क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई तो नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये भी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड, इसमें डिमांड का लॉ लगेगा कि भैया उस पर क्या असर पड़ेगा? डिमांड पर। किसका? लॉ ऑफ डिमांड। अगर तुम यहाँ पर महंगाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा यहाँ पर। समझ गए बात को? तो ये दर्शाता है लॉ ऑफ डिमांड। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। क्या कहेगा ये? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे ही तुम महंगाई बढ़ाओगे, द क्वांटिटी, ये जितनी भी क्वांटिटी थी, पहले 100 लोगों की क्वांटिटी डिमांड की, अब क्या है? 80 लोगों की रह गई है, तो ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस। समझ गए बात को? क्वेश्चन को ऐसे करके फट से आंसर को निकालना है आपको, कोई भी क्वेश्चन। इसीलिए मैं इतने आराम आराम से करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। कभी भी मैं क्वेश्चंस को आराम से कराने का मेरा एक कारण रहता है, क्या? सोच करके आंसर सीधा सीधा निकाल, ये इसका ये वाला लॉ है, इसका तो नहीं। वो कुछ कुछ जगह लगता है। मान लीजिए किसी चीज की प्रॉपर डेफिनेशन है ना? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की तो डेफिनेशन है, तो वो आपको पता है कि भैया ऐसा वाला है क्या, चाहे स्ट्रक्चरल होगा, चाहे साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होगा, उसकी डेफिनेशन है, वो आपने थ्योरी में पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर आप आंसर आराम से निकाल सकते हो, तो इसीलिए इसको आराम से करेंगे। चलिए भैया, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर द टाइम? वो कौन सा इंडिकेटर है जो मेजर करता है, विच मेजर द एवरेज चेंज ओवर द टाइम इन द प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज? ये कौन चेक करेगा भैया? कंज्यूमर से प्राइस जो आ रहा है गुड्स के लिए, उसमें एवरेज चेंज होगा, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक करेगा। ये तो सिंपल सा है। कंज्यूमर से जो प्राइस लिया जा रहा है किसी भी गुड के लिए, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताएगा। ये तो कौन सा आर्थिक संकेतक उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमतों पर समय के साथ औसत बदलाव को मापता है? पहले इतना पे किया जा रहा था चीनी के लिए, अब इतना किया जा रहा है, अब इतना किया जा रहा है, अब इतना किया जा रहा है। समय के साथ उसमें चेंजेस हो रहे हैं। कहाँ चीनी 20 रुपए किलो भी थी, कहाँ चीनी अब 40 रुपए किलो भी है। तो भैया ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाता है, इसको सीपीआई कहा जाएगा। ये कंज्यूमर के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। और आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? भैया देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का ये मतलब है, अपना भारत देखना जरा ध्यान से। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं, ये हमारा प्यारा भारत है। ये क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहां से हमने क्या किया? 1 लाख रुपए का सामान बाहर भेजा। 1 लाख रुपए का सामान क्या है? बाहर भेजा। तो इसको क्या बोलेंगे? हमने इतना सामान एक्सपोर्ट किया। हमने इतना सामान एक्सपोर्ट किया। लेकिन वही हमने क्या किया? वही हमने 1.5 लाख रुपीस का 1.5 लाख रुपीस का सामान
ये तो हमने बाहर भेजा और ये हमने भारत के अंदर बुलाया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भैया इम्पोर्ट बोलेंगे। आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का तो इम्पोर्ट कर दिया और 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है यही तो ट्रेड बैलेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? भैया हमें एक्सपोर्ट को भी तो बढ़ाना है। इम्पोर्ट को ज्यादा है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हाँ बिल्कुल सही कहा। टोटल जितना इम्पोर्ट हुआ है, टोटल जितना एक्सपोर्ट हुआ है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चंस को आराम आराम से पढ़ने के करने की वजह से आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, वो कौन सा इकोनॉमिक टर्म है जो इस चीज को डिस्क्राइब करेगा? अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बाजार में, हमने कहा कि भारत है और भारत का जो ये बाजार है, इस बाजार में जो ये वस्तु है, इस वस्तु का मूल्य अगर, इस वस्तु का, पे लिख जा, मूल्य अगर कम होता है तो इसको क्या बोलेंगे? बाजार में वस्तु का मूल्य कम होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो कम होते हैं, बाजार में सामान का जो मूल्य है वो कम होता है, तो इसको क्या है? भैया महंगाई नहीं है, बल्कि डिफ्लेशन हुआ है। तो इन्फ्लेशन महंगाई होती है और उसी का अपोजिट क्या है? डिफ्लेशन, महंगाई ना होना होता है। तो अब क्या हुआ है? डिफ्लेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा। रिसेशन क्या होता है? जब लोगों के पास पैसे की कमी आ जाती है, मार्केट में पैसा ही नहीं है। और जब देखो, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब क्या है? महंगाई हो गई है। डिफ्लेशन, चीजें महंगी हो गई हैं। डिफ्लेशन मतलब चीजें सस्ती हो गई हैं। और स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़े, महंगाई और बेरोजगारी जब एक साथ बढ़े वो स्टैगफ्लेशन होता है। और रिसेशन क्या होता है? जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो फिर उसको बोलते हैं रिसेशन आ गया है, ठीक है ना? तो चलिए भैया, ये होता है बाजार में, फिर ये इसको क्या बोलेंगे? इसको डिफ्लेशन बोलेंगे। अगला देखिए, which organization which organization is responsible for setting the monetary policy in India? भारत में, भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ध्यान रखता है भारत में? ये ध्यान रखता है भारत का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो जो ये आरबीआई है, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही मॉनेटरी पॉलिसी का भारत में ख्याल रखता है। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बॉय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय। विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स दैट कंट्रोल द मार्केट? आपसे ये कह रहा है कि ये कोई भी देश है, इस देश में कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। इस देश में क्या है? ये कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, और जो ये बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे? लार्ज फर्म्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनका ही मार्केट पर कब्जा है, मतलब इन्हीं का सामान लिया जाता है, नहीं है वो, मतलब सब इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे रूल्स ये बनाती हैं उसी का असर फिर सब पर पड़ता है। तो ये जो लार्ज फर्म्स हैं यही क्या कर रही हैं? यही कंट्रोल कर रही हैं मार्केट को। अगर ये मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं तो जब बड़ी बड़ी फर्मों के द्वारा, बड़ी बड़ी कुछ फर्मों के द्वारा अगर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है तो उसको ओलियोपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियोपोली कहा जाता है। वो बाजार संरचना जिसमें कुछ बड़े बड़े फर्म होते हैं, वो बाजार संरचना जिसमें कुछ बड़े बड़े फर्म होते हैं जो बाजार को नियंत्रित करते हैं, इसको ओलियोपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ओलियोपोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होता है, ओलियोपोली। नेक्स्ट देखो जरा, अगला क्या है? व्हाट डज सीआरआर स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में मेरे प्यारे साथियों सीआरआर क्या होता है? बैंकिंग में भाई सीआरआर क्या होता है? बता दो, कोई तो बता दो। हैं? कहाँ गया भाई? ये रहा। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बहुत सारी बैंक हैं, जैसे लोगों का खाता इन सभी बैंकों में होता है, वैसे इन बैंकों का खाता आरबीआई में होता है।
और इनको एक फिक्स अमाउंट आरबीआई में हमेशा डिपॉजिट करके रखना होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। वही सीआरआर होता है। सीआरआर आज की क्लास का तीसरा प्रश्न यही था ना, कैश रिजर्व रेशियो। जो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो इन बैंकों के द्वारा, जो ये कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक मतलब जो लोगों को लोन पैसा वैसा देती हैं, उनके पैसे को रखती हैं, तो इन कमर्शियल बैंकों के द्वारा जो पैसा आरबीआई में रखा जाता है उसी को सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। आ जाओ जरा अपने प्रश्न पर। कहाँ गया? कौन सा चल रहा था? 33, 34। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ऑप्शन कौन सा हो गया भैया? ए हो गया। नेक्स्ट पर आओ, लिख लो कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट पर आओ फिर। बताओ फटाफट से। Which type of inflation is caused by a raise in wages and production cost? नहीं आई बात समझ में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। किस प्रकार की मुद्रास्फीति मजदूरी और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती है? मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या है, मैं क्वेश्चन को समझता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 20 रुपए का जा रहा था। कितने रुपए का जा रहा था? 20 रुपए का जा रहा था। कैसे? क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, ये जो मटेरियल यूज हुआ है इसमें, वो मटेरियल यूज हुआ है 9 रुपए का। कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ है? 9 रुपए का। इसका जो ट्रेवल कॉस्ट लगा है, वो लगा है 3 रुपए। इसका ट्रेवल कॉस्ट कितना लगा है? 3 रुपए लगा है। इस पर जो लेबर लगा है, वो लगा है आपका 6 रुपए का। तो ये कितने रुपए का हो गया? 18 रुपए का। और इसके अलावा इस आदमी ने, बनाने वाले ने जो प्रॉफिट कमाया है, वो कमाया है 2 रुपए। ऐसे करके भैया ये कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का। लेकिन अब क्वेश्चन क्या करा है कि विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? इज कॉस्ड बाय द रेज इन वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में वेजेस रेज आ गई, महंगाई आ गई। अगर मैं ऐसा कहूं कि इसका मटेरियल 9 की बजाय अब 10 रुपए का आया, इसका मटेरियल 9 की बजाय अब 10 रुपए का आया, इसमें जो ट्रेवलिंग की जगह 3 नहीं 4 रुपए लगे, इसमें लेबर ने 6 नहीं 8 रुपए लिए, और इसने अपना प्रॉफिट 2 ही रुपए लिया, मान लेते हैं। तो भैया 10 और 4 14, और 8 22, और 2 24 रुपए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट कितने रुपए का हो गया? 24 रुपए का। तो ये प्रोडक्ट महंगा क्यों हुआ? क्या ऐसा हुआ कि मार्केट में प्रोडक्ट कम थे? मार्केट में प्रोडक्ट कम थे, डिमांड ज्यादा थी। क्या मार्केट में प्रोडक्ट कम थे, डिमांड ज्यादा थी? ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यहाँ पर कॉस्ट थी, वो कॉस्ट क्या हो गई? वो कॉस्ट महंगी हो गई। और वो कॉस्ट महंगी हो गई तो ये प्रोडक्ट अपने आप ही महंगा हो गया। पहले 20 का बिक रहा था, अब ये इस व्यक्ति को खुद नहीं पड़ रहा 22 का, तो इसको पड़ रहा 2 रुपए प्रॉफिट लेकर, अब ये 24 का बेचेगा। इसी वजह से ये जो महंगाई आई है, किस वजह से आई है? कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से। कॉस्ट पुश, इसको बनाने की जो कॉस्ट हो गई है वो पुश हो गई है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको कहा जाएगा। इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या हो चुकी है? पुश हो चुकी है, तो इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है ना? तो भाई ये थे आपके 35 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ आए होंगे, और जितने आराम से हमने प्रश्नों को किया, उतने उस तरीके से आप करके देखिए। वाकई में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं इकोनॉमिक्स के, जिनके आंसर आप सोच सोच करके कर लेते हो। आपने नहीं भी पढ़े हो ना, इसीलिए इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप आंसर निकाल लेते हो ऐसे क्वेश्चंस का। क्यों? थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा आप जो है लॉजिक लगा करके, थोड़ी सी रीजनिंग लगा करके आप कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। बाकी आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और लर्निंग हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।